नमस्ते एंड वेलकम टू आवर ओपन कॉन्वर्सेशंस सीरीज। अब तक हमने पार्ट वन में द वोक एरा के देखा कि वोकिज्म क्या है, कहाँ से ये शब्द निकला और कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया और कैसे इसकी एक बैकग्राउंड रही है। हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु वैद्य के साथ हम इस चर्चा को आगे लेके जाएंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत ही हाँ, इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। कहीं हम पार्ट वन में थे जहाँ पे हम फिलोसफी क्या है इसके पीछे, इस टर्म के पीछे की चर्चा में थे। करेक्ट। तो ओवर टू यू सर। जस्ट टू रिकलेक्ट व्हाट वी सेड जी। कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की शुरुआत में इट वाज एन ओपन बुक, पीपल वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड रियलिटी, ग्रीक टाइम में। उसके बाद क्रिश्चियनिटी के एडवेंट के बाद एवरीथिंग वाज देयर इन द बाइबल एंड देयर वाज सर्टेनिटी अबाउट नॉलेज कि यहाँ जो दिया हुआ है वो सच है। जब यूरोप में एनलाइटनमेंट शुरू हुआ और लोग बाइबल से निकल के साइंस की तरफ गए, तो एक सर्टेनिटी थी कि हमारा नॉलेज सर्टन है, एब्सोल्यूट है, इटर्नल है, ऑब्जेक्टिव है और एक दिन हम सब कुछ जान जाएंगे। वी जस्ट नीड टाइम फॉर साइंस एंड डे विल कम, वी विल हैव एब्सोल्यूट सर्टन नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद जैसे हमने देखा कि मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म की क्लैश को ठीक करने के लिए इमैनुअल कांत ने जब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन लिखा, तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन नॉलेज रिलायबल है ओनली टू द एक्सटेंट कि we can know certain things which comes to us as an appearance. So our science essentially science of human appearances. We cannot know the thing in itself. और सिमिलरली रिलीजन के बारे में उन्होंने कहा कि जो इश्यूज हैं गॉड के, मोरालिटी के, दे आर बियॉन्ड द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। और इसलिए ये वो है ट्रांसेंडेंटल है जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सो उसका जो जस्टिफिकेशन है, फिर अगर ऑन्टोलॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं है तो फिर तो यूटिलिटेरियन टीलियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन ही हो सकता है। अगर ये दो जस्टिफिकेशंस हैं तो फिर तो ये कंप्लीटली एक ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है। और वहां से एक जो कहते हैं शुरुआत हुई कि द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन नॉलेज। तो इमैनुअल कांत से शुरुआत हुई कि ह्यूमन नॉलेज की लिमिटेशंस हैं, स्कोप में भी और डेप्थ में भी, और कुछ सब्जेक्ट्स के एरिया के रिलेटेड। तो जब स्कोप और डेप्थ लिमिट हो गया तो वहां से फिर एक ऑब्जेक्टिविटी का रिडक्शन और सब्जेक्टिविटी का एक्सपांशन शुरू हो गया, जो फिर लिंग्विस्टिक फिलोसॉफी में गया। और वहां से उसके साथ ज्वाइन हुआ स्ट्रक्चरलिज्म का डिफीट, मतलब स्ट्रक्चरलिज्म के फॉल्ट। और प्रॉब्लम यह हुआ कि जब स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर फॉल्ट ढूंढे गए तो ओपन स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ जाना चाहिए था, उसके बदले पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में चले। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में जब गए तो वहां से एक एनार्किक सब्जेक्टिविटी शुरू हो गई। और वहां से फिर वोकिज्म को फाउंडेशन मिल गया कि माई बिलीफ इज इनफ, आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी। और ये फिलोसॉफिकल उसकी फाउंडेशन थी। और ये जिस कंटेक्स्ट में यूज हुई वो कंटेक्स्ट था कि कम्युनिज्म हार चुका था पॉलिटिकली, और अब जो भी कम्युनिस्ट थे वो कल्चरल मार्क्सिज्म को एस्टैब्लिश करना चाहते थे क्योंकि पॉलिटिकल तो फेल हो चुका था। तो उनका जो डिजायर था कल्चरल मार्क्सिज्म को इंस्टीट्यूट करने का और बैकडोर से पॉलिटिकल कैपिटलिज्म को हराने का और एक इकोनॉमिक सिस्टम को सोशलिस्ट बनाने का, ये पूरा इकट्ठा हो गया इस फिलोसॉफिकल मूवमेंट के साथ। और उन्होंने उस पूरे एक, इसको कहते हैं जेंडर स्टडीज के नाम पे, एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे आधारित जो कि एक सब्जेक्टिव एनार्किक सिस्टम थी, उस पे पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। ये उसका एक फिलोसॉफिकल इवोल्यूशन है। और जो कोर डिफिकल्टी है वो यहाँ पे है कि स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर अगर कुछ डिफिकल्टी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा गलत है। उसके अंदर काफी सही बातें हैं, और अगर आप स्ट्रक्चरलिज्म को गुड बाय कहते हो तो साइंस को भी गुड बाय हो जाए।
और इसीलिए द मूवमेंट शुड हैव बीन फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म टू ओपन स्ट्रक्चरलिज्म instead of a complete post-structuralism, which is a kind of a cynical nihilistic movement. तो ये एक है, और इसलिए हमारा जो हीट है साइको एनालिसिस में, वो हीट का फाउंडेशन ओपन स्ट्रक्चरलिज्म की, जहां पे there is a structural system wherein the science operates, but the science is not all. It's not all deterministic. There is scope for human freedom and for grace and suprahuman forces. So there is a scope for determinism, and there is a scope for free will, and there is a scope for grace. The three put together creates a open structural ओपन system. स्ट्रक्चर। तो ये उसका philosophical foundation. यूजुअली कोई भी एरा होता है, एक दौर गुजरता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस के बाद जब वो एक हिस्ट्री बन जाता है, तो उसके लिए काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म या फेवरिज्म एक अलग लेवल पे निकल कर आता है। अकॉर्डिंग टू यू, हिस्टोरिकली इस वोक एरा को फ्यूचर में कैसे देखा जाएगा? इसको इस तरह से देखा जाएगा कि इट विल बी कॉल्ड एन इरा ऑफ टायरनी ऑफ एबरेशंस। ये जो एबरेशंस है सोसाइटी में, चाहे वो ओरिएंटेशन को लेके हो, और मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं, मैं एक स्टैटिस्टिकल सेंस में, जी। कि जो नॉन मेन स्ट्रीम है, जो रेयर है, जो अनकॉमन है, उनकी एक टायरनी। जैसे हमारे यहाँ जेटली ने बहुत अच्छा एक वर्ड यूज किया था, द टायरनी ऑफ द अनइलेक्टेड। जब जुडिशियल एक्सेसेस हुए थे तो उन्होंने यूज किया था वर्ड जुडिशरी के लिए, द टायरनी ऑफ द अनइलेक्टेड। तो वैसे ही अब टायरनी ऑफ द एबरेशंस। So this will be seen in history as an era of tyranny of aberrations, a very short era which unfortunately happened, and in that short era the worst of the horrors have come true. हम चाइनीज हिस्ट्री में देखते हैं, कई चाइनीज फिल्मों में भी देखते हैं कि दे शो यू कि द यूनक्स इन द रॉयल फैमिली, रॉयल पैलेस, लेट मी से, द यूनक्स इन द यस। रॉयल पैलेस, दे टेक ओवर द रोल, and then they commit the worst of sexual excesses and also the violent and brutal excesses. तो इस तरह के यहाँ पे हो गए कि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया कि हर एक को लगने लगा कि आई एम ऑफ अ फ्लूइड जेंडर, और एक जो एक्सपेरिमेंटल नेचर था कि फैंटेसी से आदमी एक्सपेरिमेंट तो कुछ भी करना चाहता है, लेकिन वो कोई एंड्योरिंग चीज नहीं है, उसके लिए आप कोई ऑपरेशन नहीं करवा सकते। कि अगर आपको यू फील यू आर अ कैट एंड यू वांट टू लिव लाइक दैट फॉर 2 days, वो एक अलग बात है, लेकिन आप जाके ऑपरेट करवा लो अपने आप को कि मेरा स्ट्रक्चर कैट जैसा हो जाए, वो बिल्कुल अलग बात है। 2 दिन का एक्सपेरिमेंटेशन एक अलग बात है, और एक एंड्योरिंग 10 साल तक कैट की तरह जीना एक बिल्कुल अलग बात है। सो फ्लीटिंग तो कोई भी फैंटेसी आ सकती है, फ्लीटिंग तो आदमी कुछ भी एक्सपीरियंस करना चाह सकता है, वो एक अलग बात है। और कोई एंड्योरिंग चीज हो जिसके लिए आप मेडिकल चेंजेस करवा लो अपने अंदर, वो एक बिल्कुल अलग बात है। कि आपके घर उस तरह से बना लो कि मैं कैट की तरह ही चलूंगा और मुझे दरवाजे भी ऐसे कैट जैसे चाहिए, तो वो एक बिल्कुल दो अलग बातें हैं। कि द फ्लाइट ऑफ फैंसी एंड एन एंड्योरिंग रियलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। फ्लाइट ऑफ फैंसी तो कुछ भी हो सकती है। तो ये जो एक इसके अंदर जो छोटे बच्चों के प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दे दिए गए, उनके सेक्स रीअसाइनमेंट ऑपरेशंस कर दिए गए, और आज वो न आदमी है न औरत है, और लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहेंगे, और लाइफ लॉन्ग स्टेरॉइड लेके सप्रेस करते रहेंगे, क्योंकि जो ऑपरेशंस हुए हैं और जो इंसर्शंस हुए हैं वो बिल्कुल अननेचुरल है। और औरत को आदमी बना दिया गया और कहा गया कि यू नेवर बी अ फुल मैन। तो फिर मतलब क्या है उस चीज का? कि मेडिकल टेक्नोलॉजी उस स्टेज पे ही नहीं है कि आपको फुल मैन बना सकती है, और फिर भी आपको इस पूरे मूवमेंट में ब्रेन वॉश करके वो बना दिया गया है। अब वो लोग सफर कर रहे हैं। सो नाउ व्हेन द जस्टिस कमीशन इज फॉर्म्ड, जो मेरे ख्याल से ट्रम्प बनाएगा, सिटीजन वोक जस्टिस कमीशन या सिटीजन जस्टिस कमीशन ऑफ वोक एक्सेसिस, तो ये सब लोग अरबों डॉलर का हर्जाना मांगेंगे उन डॉक्टरों से और उन साइकोलॉजिस्ट से और उन स्कूल वालों से और उन टीचर्स से जिन्होंने ये करवाया।
क्योंकि जो लड़का था वो तो माइनर था, वो तो बातों में आ गया, जो स्कूल में चल रहा था वो बातों में आ गया सबकी। तो स्कूल में आपने हवा कर दी कि एवरी डे यू वेक अप एज अ न्यू जेंडर एंड यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी। तो लोग बातों में आ गए, वो तो बच्चे हैं, जो भी एनवायरनमेंट में होगा वो तो सीख लेंगे। और माँ बाप से आपने राइट ही छीन लिया कि उनको रोका जा सके, उसको क्राइम बना दिया। जो एक ऑर्डिनरी पेरेंटिंग है, जो रियल पेरेंटिंग है, उसको आपने क्रिमिनल बना दिया कि अगर पेरेंट पेरेंटिंग करना चाहता है तो क्रिमिनल हो जाता है, तो पेरेंट्स भी हर्जाना मांगेंगे। तो ये जो चीज है कि जो वर्स्ट ऑफ हॉरर्स इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, जो ये हुआ, तो उस तरह से एक एरा ऑफ टायरनी कहा जाएगा कि जिसमें उन्होंने साइंस को भी डिस्ट्रॉय कर देने की कोशिश की, बिकॉज साइंस उनके सामने जा रहा था। कांग्रेस की जितनी भी हियरिंग्स हुई जहां पे उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर ने कहा कि हम तो बिल्कुल क्लियर है कि दो ही जेंडर है, क्योंकि हॉर्मोन्स तो दो ही है। तो और जेंडर तो पैदा होने के बाद नहीं, वूप में डिसाइड हो जाता है। एम्ब्रियो जब कुछ पर्टिकुलर वीक्स का हो जाता है उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। तो एज फार एज वी आर कंसर्न देयर आर टू जेंडर्स, एंड इट इज प्री बर्थ, इज नथिंग सोशल अबाउट इट, इट्स नेचुरल थिंग। तो उन्होंने उस चीज को भी ब्लॉक कर दिया, यूनिवर्सिटीज को टेक ओवर कर लिया। और यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे लोग बाहर आए कि हार्वर्ड को पूरा खत्म कर दिया, कि आज हार्वर्ड की कोई वैल्यू ही नहीं रही है, इट इज जस्ट बिकम अ वोक क्लब। तो पूरे यूएस जो एजुकेशन सिस्टम थी जिसने 150 साल तक अपना नाम कमाया था, पूरा उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। और अ, खास करके एक हिंदुइज्म के तो पीछे ही पड़ गए ये लोग, बिकॉज पता नहीं क्यों उन्होंने हिंदुइज्म को एक एनिमी नंबर 1 जैसा डिक्लेयर कर दिया था। सो एवरीबडी वाज अगेंस्ट इट। उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस वहां पे ऑर्गेनाइज की, डिसऑर्गेनाइजिंग हिंदुत्व। तो ये जो था एक पूरा एक एरा ऑफ टायरनी ऑफ एबरेशंस था। और लोग कहते हैं कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, कि जब एम्पायर कोई गिरने वाला होता है तो उसका कोई कॉज होता है। तो अमेरिकन एम्पायर अगर गिरता है तो उसका कॉज ये होगा वोकिज्म। और अ, एक क्रिटिकल टाइम पे, क्योंकि वो डीप स्टेट का कंजर्वेटिव हिस्सा जीत गया और उन्होंने देखा कि क्या पागलपन है, तो एक पूरा डिक्लाइन, रैपिड डिक्लाइन रुक गया अमेरिका। और अभी क्या ऐसे रोल बैक शुरू होगा अमेरिका में भी और ग्लोबल में भी, एरिया में भी। आई थिंक आई विल रिपीट वन थिंग विच वी शुड बी डूइंग इनफ, एंड दैट इज टू थैंक राजीव मल्होत्रा फॉर मेकिंग अस अवेयर ऑफ दिस डेंजर ऑफ व्हाट इट इज। जैसे पहले उन्होंने ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस की बात की थी, और फिर जो वोक मूवमेंट की बात की थी। उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है थी हार्वर्ड के ऊपर, और उन्होंने वोक्स कैसे घुस रहे हैं अलग एरियाज में और हिंदुइज्म को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्होंने बताया था। फिर हमको दिखने लगा कि यूनिवर्सिटीज को फंड किया जा रहा था सीक्रेट फंडिंग के थ्रू, प्राइड मार्चेस को फंड किया जा रहा था एनजीओ के थ्रू, उन एनजीओ को सीक्रेट फंडिंग से फंड हो रहा था। मीडिया कंट्रोल कर लिया गया था काफी हद तक वो के थ्रू। आपने अगर वो मूवी देखी हो तालिम, दैट वाज आल्सो अ वोक फंडेड मूवी, जस्ट टू क्रिएट अ एटमॉस्फियर ऑफ टेरर अंडर विच दिस वोकिज्म कैन देन बी प्रोपोगेटेड। और वैसे ही उन्होंने जुडिशरी के अंदर भी आ गए थे। जो हमारे लास्ट चीफ जस्टिस थे वो भी काफी वोक थे, फॉर्चुनेटली ज्यादा कुछ कर नहीं पाए वो, नहीं तो वो भी वोक थे। और इस तरह से जो जुडिशरी के थ्रू, मीडिया के थ्रू, एकेडेमिया के थ्रू, एकेडेमिया में एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने डाल दिया था जेंडर स्टडीज। कॉर्पोरेट में वो लोग घुस गए थे अंडर द नेम ऑफ ये डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, डीईआई इनिशिएटिव्स। तो वो एक खाली एक फ्रंट था फॉर वोकिज्म, कि पहले इसको लाओ और उसके पीछे जेंडर एजेंडा लाओ। और उन्होंने कई जगह पे अपने लोग बिठा दिए थे जो खुद स्ट्रेट ओरिएंटेशन के नहीं थे, खुद एलजीबीटीक्यू के थे या वोक के थे। कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद उसका एक हिस्सा है, वो खुद एक वोक है। ओबामा खुद एक वोक था, हिलरी वोक थी। और हमारे यहाँ भी
वोक लोगों को बिठाने की पूरी कोशिश की गई थी। सो इस तरह से हिस्टोरिकली देखा जाएगा और पीपल विल थैंक गॉड कि ये जल्दी खत्म हो। अदरवाइज दिस वुड हैव लेड टू अ क्रूसेड काइंड ऑफ थिंग इन द वेस्ट, because at some point people would have rallied around the religious flag, and it would have led to a crusade and a purge or a holocaust of the Vokes, which the Vokes themselves don't realize कि what forces they have unleashed. उनका जो एक ब्लाइंड डिफायंस और एक ब्लाइंड डोमिनेशन है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो कौन से फोर्सेस रिलीज कर रहे हैं डीप इन द ह्यूमन माइंड, एंड दे आर प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर देयर ओन एनाइलेशन when the backlash happens, and the backlash has started. Fortunately, it's not as brutal as I thought it will be, because Wokism did not reach to its logical conclusion. It was stopped, I think, 75% of the way. So इस तरह से इसको देखा जाएगा कि शॉर्ट एरा, an era of horrors, an era of psychological psychological या lunatic era of कैसे आप सोसाइटी पे मास लेवल पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर साइकोसिस को देख सकते हैं। You can easily have a psychological pandemic. Wokism is a psychological pandemic. You need not have only very biological pandemics, you can have a psychological pandemic. Wokism is one example. वेरी राइटली वर्स साइकोलॉजिकल पैंडेमिक। जैसे कि वॉर्स में देखा जाता है, कभी कहीं पे एग्रेशन की फॉर्म में कल्चर और मासेस रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पे न्यूरोटिक्स कभी रिस्पॉन्ड करते हैं, यहाँ साइकोटिक्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन माइंड के अंदर जो हिडन चीजें हैं उनको टारगेट किया जाता है। करेक्ट। एंड टॉकिंग अबाउट इट मोर इन डिटेल, अगर हम इसको साइको एनालिटिकली देखें तो कैसे पाया, मतलब बहुत असहज लगता है कि लोगों के पागलपन पे इस टाइप की आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट कर देना, या सेल्फ आइडेंटिटी पे डाउट क्रिएट करके जस्ट ऑपरेशन की वजह से फ्रीडम की डेफिनेशन को मैनिपुलेट कर देना। सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? ये बहुत असहज लगता है, इट्स नॉट करेक्ट, करेक्ट, सही। ये बहुत ही असहज भी है, लेकिन साइको एनालिटिकली जब हम इसको देखें तो वी कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज द क्वेश्चन इज राइट कि हाउ कैन अ मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री accept this kind of wokeism going on and vote for leaders who are woke leaders? ये कैसे हो सकता है? तो वो बात तो सही है, और उसके दो तीन इंपॉर्टेंट रीजंस है कि क्यों ये चल गया। हम्म पहला रीजन है वाइट गिल्ट, कि व्हाइट मैन का जो गिल्ट है, जो दो रीजन से है। एक रीजन है कलोनलिज्म, कि हम्म कलोनलिज्म के टाइम पे उन्होंने जो एक्सप्लॉयटेशन किया बाकी के वर्ल्ड का, और आज यूरोप और अमेरिका का जो भी प्रॉस्पेरिटी है वो उसी लूट पे आधारित है। कि लंदन और पेरिस की जो शोहरत है वो इंडिया के लूट पे आधारित है। जैसे ईरान की शोहरत नादिर शाह जो लूट के ले गया था इंडिया से, उस पे आधारित थी। कि आज के हिसाब से देखो तो नादिर शाह ने जो लूट के ले गया था, इट वुड कम टू मोर देन $1 ट्रिलियन। तो वो कई पीढ़ियों तक ईरान को रिच रखने के लिए काफी था, क्योंकि हमारी वो कई पीढ़ियों की एक्यूमुलेशन थी। तो सदियों के एक्यूमुलेशन को कोई एक साथ लूट के ले जाए, वो भी इतने बड़े कंट्री की, इतने बड़ी इकोनॉमी की, तो ऑब्वियसली वो जो छोटा कंट्री है वो तो पीढ़ियों तक प्रॉस्परस रहेगा उससे। और हमारी बेवकूफी और कायरता ये थी कि हम लोग काम करते थे और सब लोग लूट के ले जाते थे, हम दूसरों के लिए काम करते थे। कि हम सदियों तक वेल्थ इकट्ठा करते थे और फिर कोई अफगान आता था, कोई टर्क आता था, कोई ईरानी आता था और लूट के ले जाता था। और हम इतने बेवकूफ थे और इतने साइकोलॉजिकली पैथोलॉजिकल थे कि इससे सीख के कभी डिफेंस पे, यूनाइटेड डिफेंस पे ध्यान नहीं दिया कि अभी सभी राज्य अगर लूट रहे हैं तो सब इकट्ठे होकर कॉमन डिफेंस क्यों नहीं करते। सो हमारी जो पैथोलॉजी थी हिंदू सिविलाइजेशन की, जिसकी वजह से ये होता था कि सदियों तक मेहनत करके हमारे कल्चरल स्ट्रेंथ की वजह से हम वेल्थ इकट्ठी करते थे, और फिर कोई लुटेरा आता था सारी वेल्थ लेके चला जाता था। तो
ये जो व्हाइट मैन का जो गिल्ट है कि कलोनियल टाइम्स के अंदर हमने पूरी दुनिया को लूट के अपने आप को आबाद किया है, और आज हमारा जो भी प्रिविलेज है, जो हमारा प्रोग्रेस है, वो लोगों की एक्सप्लॉइटेशन पे बेस्ड है। तो जैसे ही कलोनियल डी कलोनियल स्टडीज शुरू हुए वेस्ट में, तो उनको अपने गिल्ट का एहसास हुआ, और उनकी अच्छी बात हमको अप्रिशिएट करनी चाहिए कि उन्होंने एक्सेप्ट किया अपने गिल्ट। तो ये जब एकेडेमिया में आया और इससे पढ़ के जब लोग बाहर आए और डिस्कोर्स में आया, तो एक व्हाइट मैन्स गिल्ट ऊपर आया। हम्म। एक एलिमेंट था व्हाइट मैन्स गिल्ट। इस चीज को और स्ट्रांग बनाया ब्लैक रेस के एक्सप्लॉइटेशन ने यूएस में, कि अपार्ट फ्रॉम द कलोनियल गिल्ट देयर वाज द रेशियल गिल्ट। ये लूटने के अलावा दूसरे रेसिस को उन्होंने इंफीरियर मान के एक्सप्लॉइट किया, मारा, वो सब किया। जैसे अमेरिका, उन्होंने खुद आके नेटिव लोगों को मार दिया। और हिस्ट्री ऐसी बताई कि हम लोग तो पहले आए थे, दूसरा कोई था ही नहीं हमें। सो सेकंड था द रेस गिल्ट। उसके बाद इन्होंने एक प्रॉमिस किया था, वोक ने, कि अगर वर्ल्ड को पीसफुल प्लेस और हैप्पी प्लेस बनाना है, तो आइडेंटिटी स्ट्रगल से वर्ल्ड को फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि आज जितने भी स्ट्रगल है सब आइडेंटिटी स्ट्रगल है। चाहे वो तो शिया, मतलब इनका मकसद अच्छा था, बट इट टर्न्ड अप इनटू समथिंग अनकंट्रोल्ड एंड नेगेटिव। नहीं, द इंटेंशन वाज गुड बट नॉट थॉट, डिस्टेंटली सोचा नहीं गया था कि आगे कैसे लैंड करेगा। नहीं, वो लोगों के अंदर सिर्फ 2% लोग ही थे जो इस अच्छे मकसद से वोकिज्म से जुड़े हुए थे। हम्म। बाकी तो वो लोग लड़ रहे थे एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर से, इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज देयर ओन एबरेशंस। ओ। लेकिन उन्होंने मार्केटिंग के लिए ये कहा था, उन 2% लोगों की बात उठा ली डीप स्टेट को कन्विंस करने के लिए। डीप स्टेट, जो भी डीप स्टेट वाले थे, क्योंकि अमेरिकन डीप स्टेट में दो तरह के लोग थे, एक जो खुद एलजीबीटी क्यू वाले थे, हम्म। और दूसरे जो कन्विंस हुए थे, जो वैसे अदरवाइज प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक, कंजर्वेटिव थे, लेकिन कन्विंस हुए थे हम्म। आर्ग्यूमेंट से कि पूरी दुनिया में जो कन्फ्लिक्ट है वो एसेंशियली आइडेंटिटी का कन्फ्लिक्ट है। चाहे हिंदू मुस्लिम हो, शिया सुन्नी हो, ज्यू मुस्लिम हो, या जो भी हो, तो सारे ग्रुप कन्फ्लिक्ट एसेंशियली आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट है। और उसका आइडेंटिटी को अगर आप फ्लूइड बना देते हो, और आइडेंटिटी जिस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, चाहे वो रिलीजन हो या आइडियोलॉजी, उसकी वैलिडिटी आप खत्म कर देते हो। तो आपने दो किया, एक जो थॉट स्ट्रक्चर है, जो थॉट का सिस्टम है, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, या कोई भी हो, आपने ये कह दिया कि ये अपने आप में सब्जेक्टिव है, रिलेटिव है, कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी मेटा नैरेटिव एब्सोल्यूट नहीं है। तो मेटा नैरेटिव में तो सारी आइडियोलॉजी, सारी रिलीजन आ गई, सारी फिलोसॉफी आ गई। जी। तो आपने ये कह दिया कि ये तो सब फ्लूइड है, फंजिबल है, एमॉर्फस है, कोई भी, इट्स दे आर ऑल इक्वली गुड एंड इक्वली बैड, इज नथिंग टू किल और डाई फॉर। सो देयर इज नथिंग टू लिव बाय एंड देयर इज नथिंग टू डाई फॉर। तो आपने पहले तो एक थॉट स्ट्रक्चर्स की रिलेटिविटी को अंदर लाके, उनकी इम्परफेक्शन को अंदर लाके उनको खत्म कर दिया कि ये एमॉर्फस, फंजिबल, रिलेटिव चीज है, इसमें कुछ रखा नहीं। तो आपने थॉट स्ट्रक्चर्स को, मेटा नैरेटिव्स को साइड में कर दिया। और फिर इंडिविजुअल लेवल पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है वो जेंडर आइडेंटिटी, कि आज मैं कैपिटलिस्ट हो सकता हूं, कल मैं कम्युनिस्ट हो सकता हूं, लेकिन आज मैं मैन हूं और कल वुमन हूं, बहुत डिफिकल्ट है। सो अगर नहीं एक, तो मतलब ये क्या एक तरीके से प्लूरिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, या इनकी करप्ट सोच थी, सिंगुलरिज्म को खत्म कर रहे थे? व्हाट एग्जैक्टली वाज द लॉजिकल नोशन जिससे जो वो 2% भी कन्विंस हुए कि वर्ल्ड एक फेयर स्पेस होनी चाहिए, एवरीबॉडी कैन को एग्जिस्ट? एंड हिंदुत्व हैज बीन द लेजेंडरी एपिटोम ऑफ दिस नॉलेज इन एप्लीकेशन. While this sounds such pathology driven psychotic movement, so करेक्ट, what is that convincing logic which they got here? How they got them convinced? Just for the name of coexistence and freedom and peace? इसमें डीप स्टेट के कन्विंसिंग में तीन चीजें थी।
कि डीप स्टेट की कन्विंसिंग में, एक तो उन्होंने, और डीप स्टेट की कन्विंसिंग में भी और वर्ल्ड ओवर जो फ्रंट दिखाया जाता था मार्केटिंग के लिए वो ये था कन्विंसिंग के अंदर। अल्टीमेट तीन थे। एक कि आदमी चेन्स में बंधा हुआ है और इसलिए पूरी तरह से अपने आप को जी नहीं पा रहा है। वी आर ऑल लिविंग अ हाफ लाइफ, और फुल लाइफ जीने के लिए इंटरनल फ्रीडम और एक्सटर्नल फ्रीडम जरूरी है। एक्सटर्नल फ्रीडम आएगी लॉ से और इंटरनल फ्रीडम आएगी बिलीफ से। तो हमारी जो बिलीफ है उसको हमको फ्री करना है अंदर से, और बाहर से लॉ चेंज करने हैं। और हमारी बिलीफ्स के अंदर आइडेंटिटी ओरिएंटेड बिलीफ्स जो है वो सबसे ज्यादा रिजिड है, और उसके अंदर भी जो जेंडर की बिलीफ है वो सबसे ज्यादा रिजिड है। तो अगर आप इनको फ्लूइड कर देते हैं, हम अपने अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ को फ्लूइड कर देते हैं और वहां पे प्लूरलिज्म लाते हैं, तो हर चीज में प्लूरलिज्म लाना, हर चीज में फ्लूइडिटी लाना आसान है। और जब हर चीज फ्लूइड हो जाती है तो कोई कॉन्क्रीटाइज्ड आइडेंटिटी, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, एंड्यूरिंग आइडेंटिटी नहीं रहती है। तो आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट का मतलब ही नहीं रहता। तो तो अब मतलब कि जो आइडियलिज्म के ऑपोजिट मटेरियलिज्म में बोले ना, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट फुलफिल ऑफ ऑल द डिजायर्स। आप ईड को पूरा ही एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, हाँ, बट इट इज वेरी मटेरियलिस्टिक इड, जो इंसान की नेचुरल क्वेस्ट टू नो द अल्टीमेट ट्रूथ, उसको दबा के सिर्फ एक भोगी की तरह उसको जीने के लिए मजबूर करो, दैट यू लिव अप टू योर डिजायर्स विदाउट एनी फ्रेमवर्क। करेक्ट। बिकॉज जो वो थॉट है उसका एक फाउंडेशन है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का फाउंडेशन ये है, कंटेंट ये है कि देयर इज नथिंग लाइक एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। As you mentioned earlier. All meta narratives are subjective and they are driven by social power structure. There is no foundation for any meta narrative. So the spirituality goes out of the window, religion goes out of the window, science also goes out of the window. Everything becomes fluid, everything is relative and subjective. तो एक उन्होंने ये कहा कि उनका जो तीन आर्ग्यूमेंट्स थे वो ये थे कि वी आर releasing humanity from the shackles of identity and bringing in fluidity so that man is free and he can live most deeply himself. ये एक आर्ग्यूमेंट था इंडिविजुअल लेवल। कलेक्टिव लेवल पे ये था कि वी आर फ्रीइंग ह्यूमैनिटी from the shackles of ideology, from the shackles of capitalism, and from the shackles of oppression. We are opposing every form of oppression. और थर्ड ये था कि we are making all the laws compatible with this freedom, and we want not equity of opportunity, equality of opportunity, we want equality of outcomes. तो ये उनका वो प्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट। व्हाट यू रेज्ड वाज राइट क्वेश्चन कि प्लूरलिज्म हिंदुइज्म में एक हेल्दी प्लूरलिज्म है, ये लोग एक साइकोटिक प्लूरलिज्म लाने की कोशिश कर रहे थे। और ये क्यों ऐसा नहीं हुआ? और ये अगर बात है प्लूरलिज्म की बात है तो दे शुड हैव टेकन टू हिंदुइज्म, बट उनके दो प्रॉब्लम है। एक, उनको पता ही नहीं है हिंदुइज्म के बारे में, और दो, दे हैव ब्लाइंड हेट्रेड टुवर्ड हिंदुइज्म। इट्स एन Their इग्नोरेंट, own narcissism. you know, understand that is correct. So, and this blind hatred comes because of the communist and the jihadi bloc within Wokism, Right. and because of the ideals that spiritually part of Hinduism will impose. So this is, We can say it's the white man's envy and narcissism, which he's using a defense of repression and creating his own structure, which is totally chaotic and irrelevant. so हम जो बात कर रहे थे कि कैसे एस्टैब्लिश हुई ये असहज बात, तो पहले बात को सहज करने के लिए इन्होंने तीन फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट फ्रंट पे रखे। उसके पीछे अनकॉन्शियस लेवल पे था व्हाइट मैन्स गिल्ट, और उसके नीचे था repressed desires and castration anxiety. Because the moment you talk of gender fluidity, it opens up whatever is the content of homosexuality and transphobia of the castration anxiety related to the trans element and the homophobic element.
और ये बाय एंड लार्ज तो थोड़ा बहुत तो सब में होता है, और हर आदमी तो साइको एनालिसिस के अंडर को नहीं किया है. So this suddenly rises कि whatever is successfully repressed, the trans and the homo component, they are activated and people get frightened. And that guilt and that fright, that freezes people. They are not able to argue out using their full intellectual power because the intellectual power is frozen by that anxiety of the Oedipus, of sexual complexes, of the trans complexes. And then a doubt comes, what if I am one of them? कि जैसे वो थोड़ा सा पार्ट एक्टिव होता है आदमी घबरा जाता है कि ये तो हो सकता है मैं भी उनमें से एक हूं, जबकि वो एक थोड़ा सा पार्ट होता है और वो ऑपरेशनल नहीं होता है. रिप्रेस तो बहुत कुछ हो सकता है, हर वो चीज जो रिप्रेस्ड है वो कोई ऑपरेशनल नहीं है. तो जब तक कोई चीज ऑपरेशनल स्ट्रेंथ गेन नहीं करती है, यू कांट लेबल द मैन एज बीइंग दैट, क्योंकि रिप्रेस्ड लेवल पे तो सबके अंदर सब कुछ रिप्रेस्ड हो. सो वो एक कंपोनेंट Half था. of the people who get active are going through the exhilaration anxiety of soft mania and psychotic state of this, while the others are in the castration anxiety of owing it up. Correct. So one was the repressed sexual complexes which pertain to heterogeneity of sexuality as well as castration, because जो trans movement है that immediately raises the castration anxiety, because the popular belief, almost mythological, is that the trans is not somebody born trans, but his penis has been cut off. And that immediately creates, the moment you put the word trans, many people get the castration anxiety. The presence of a trans person in front of you often can create a castration anxiety. And you see that fear quite common in people, the fear of the trans. So transphobia is actually rooted in castration anxiety. And that's very common. It's not uncommon. So, so I was saying how it became possible कि front वो arguments का था. Front था उन तीन philosophical argument का, दो practical argument का. कि we are with the oppressed and against oppression, and we want everyone to enjoy life equally. So ये 5 आर्ग्यूमेंट फ्रंट पे थे. पीछे था व्हाइट मैन का गिल्ट, कॉलोनियल प्लंडर का और कॉलोनियल रेसिज्म का, और उसके नीचे था कास्ट्रेशन एंजाइटी, द होमोसेक्सुअल एंजाइटी, और एक क्या कहते हैं, एक ल्योर कि एवरी डे यू विल बी एबल टू लिव योरसेल्फ टू द फुलेस्ट, फैंटेसी का फुलफिलमेंट. If everything is okay, then many of my repressed fantasies also I can live out. तो भी इंडिविजुअल लेवल पे एक ल्योर था, I will be able to live out all fantasies under a woke dispensation. तो जो हम टाइटली रिप्रेस करके बैठे हैं for being civilized and for being rational and optimizing oneself and the world, all those reasons are taken away and the kid is given full freedom. So that exhilaration also brings one to wokeism. So ये जो पूरे थे कि the lure of the pathological delight, तो ये सब मिला के एक जो असहज चीज लग रही थी, जिसको एक फिलोसॉफिकल और एक सोशल कवर देके किया गया, और इसके रूट पे अगर आप देखो वोकिज्म के रूट में, तो जो लोग वोकिज्म को थियराइज कर रहे हैं और प्रोपोगेट करते हैं, रूट में है इट इज द रेज ऑफ अ फ्रेजाइल नार्सिसिस्ट. और वेस्ट में वन ऑफ द रीजंस व्हाई वोकिज्म गॉट सो मच ट्रैक्शन इज बिकॉज वहां पे फ्रेजाइल नार्सिसिज्म और लोनलीनेस पेंडेमिक्स हैं जिनको उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि वहां के सोशल स्ट्रक्चर ऐसे हो गए हैं कि उसके आउटकम में लोनलीनेस और फ्रेजाइल नार्सिसिज्म दे हैव बिकम पेंडेमिक्स. और इसलिए जनरेशंस खड़ी हो गई हैं जो फ्रेजाइल नार्सिसिज्म से पीड़ित है और लोनलीनेस से पीड़ित है. और बिकॉज दे आर सिक पीपल एट अ पेंडेमिक लेवल, एट अ सोशल लेवल, एपिडेमोलॉजिकल लेवल, तो ये वोकिज्म वर इजी टू सेल. सोसाइटी जहां पे लोनलीनेस का इतना प्रॉब्लम नहीं है और फ्रेजाइल नार्सिसिज्म का इतना प्रॉब्लम नहीं है, यू कांट सेल वोकिज्म
और इवन इफ यू सेल, यू कैन नॉट सी दिस फ्रेजाइल रेज। अभी जो आपको दिख रहा है वो है एमलेस रेज ऑफ अ फ्रेजाइल नार्सिसिस्ट, जो वोकिज्म अच्छा। के रूट में है। और क्योंकि वो पेंडेमिक वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑलरेडी फैल चुका है, तो ये असहज बात वहां पे एक एस्टैब्लिश कर पाई अपने आप। और वही जो थोड़ी अटैचमेंट ड्रिवन सोसाइटीज है, जो थोड़ी कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज है, आज भी जो एटोमाइज्ड सोसाइटीज नहीं है जैसे कि एशियन सोसाइटीज है, वहां पे उसको बहुत अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए वो लोग। सो रूट में अगर आप देखो तो उनका जो कोलैप्स है ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, उसमें से आने वाला फ्रेजाइल नार्सिसिज्म है और लोनलीनेस है, उसने एक फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट कर दिया वोकिज्म के, कि they just will oppose anything and everything pre-existing without having an alternative. And obviously this is a sick state of mind. कोई भी हेल्दी माइंड किसी चीज को अगर गिराने को कहता है तो पहले अल्टरनेटिव ढूंढेगा, उसको टेस्ट करेगा, उसको पायलट करेगा, और जब प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये अल्टरनेटिव मेरे पास है, एक प्रोवन अल्टरनेटिव, तब जाके एग्जिस्टिंग चीज को गिराएगा। नया ब्रिज बनाने से पहले पुराने ब्रिज को कोई नहीं गिराएगा, क्योंकि अगर पुराना गिरा दिया और नया जब तक बनेगा या बन नहीं पाया तो आप नदी पार कैसे करोगे। लेकिन ये जो वोक है, जो एक चाइल्डिश टाइप के हैं, कि जो है उसको गिरा दो, नया ब्रिज हमारे पास नहीं है, लेकिन है उसको गिरा दो। सो ये एक रीजन है कि कैसे ये एस्टैब्लिश है। एक बहुत ही रोचक और एडुकेटिव चर्चा रही। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत सारे और भी प्रश्न उठेंगे इससे रिलेटेड। काफी एलैबोरेटिव है ये डिस्कशन। अपने क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट करिए। किसी और विषय पर फिर मिलेंगे। नमस्ते। नमस्ते।